हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और मैं आपको इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज़ करवा रहा हूँ। इससे पहले हमारी सीरीज़ बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुकी है और हमने इंटरनेशनल बिजनेस के भी कई सारे पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग हमारी सीरीज़ में नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारी आने वाली वीडियोस के साथ में, ताकि इससे रिलेटेड आपको जो भी अपडेट है वो मिलते रहें और आपके कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर होते रहें। तो इससे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस की जो सीरीज़ है उसमें हम लोगों ने बेसिक प्रोसेस, इम्पोर्टेंस, नेचर, ड्राइवर्स और आपका प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इससे पहले वाले जो पार्ट है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में डिफरेंस और हमारा मोड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो कवर्ड द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ तक हम लोग 50% सिलेबस जो वो अपना कवर कर चुके हैं। तो हम लोग की आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग टैरिफ और नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों के इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेंगे वो आज की वीडियो में हमारे क्लियर हो जाएंगे। एंड आप लोग को ये जो टॉपिक्स हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग को इससे रिलेटेड ही एग्ज़ाम में तैयारी करनी है, इससे रिलेटेड ही एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्या करनी है, अपना जो एग्ज़ाम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करनी है, ताकि हमारा जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका मैचिंग हो या कोई ईयर है, थ्योरीज है, तो उससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो जिन लोगों ने हमारे इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे पहले के पार्ट ज़रूर देखें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन write the message in comment section, and what are there are various number given on the screen, so you may contact on this particular number, right? So चलिए आज की सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है ट्रेड बैरियर इन इंटरनेशनल ट्रेड। कि हम जो इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के बेसिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स क्या होते हैं, क्यों लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको हर बार जो है वो मिलता है। छोटे छोटे टॉपिक्स आपके पूछेगा, जिसमें से आपका जो है वो कॉन्सेप्ट आपका पूछता है, राइट? तो हमें दो चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो हमारा जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो क्या होते हैं और कितने टाइप्स ट्रेड बैरियर्स के होते हैं, उसमें से छोटी छोटी टर्म्स जो है वो आपकी पूछता है, राइट? ओके, सो हम लोग जो है वो ट्रेड बैरियर के बारे में आज बात करेंगे। तो बैरियर्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन और रुकावटें जो हमें इंटरनेशनल बिजनेस में हमें देखने को मिलती हैं। अब जैसे देखो, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस जब हम करते हैं तो उसके प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, ठीक है? तो उसके हमारे बहुत सारे एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे हमें डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। तो डिसएडवांटेज में हमें यह भी रहता है कि जब इंटरनेशनल बिजनेस हम किसी कंट्री में जाके करते हैं, या कोई कंट्री हमारी कंट्री में आके बिजनेस करती है, कोई कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है, हमारे यहाँ आके बिजनेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान से बचाने के लिए जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं हमारी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या जो छोटे लेवल पे काम कर रही हैं, वो तो बेचारी इनसे कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगी। जितनी भी एमएनसीज हैं वो बड़े लेवल पे काम करते हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और आपका मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। फाइनेंशियल जो कैपेबिलिटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उनमें बहुत साउंड होती हैं एज़ कम्पेयर टू दीज स्मॉल यूनिट्स। तो हम कई सारी जो यूनिट्स हैं उनको देखते हैं कि वो इनसे कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो इनसे कॉम्पीट नहीं कर पाता, वो छोटे लेवल पे ही काम करती हैं, ये आपके बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी ये प्रॉब्लम जो वो फेस करती हैं, तो वही प्रॉब्लम को देखते हुए उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो बैरियर्स करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। कई जगह मतलब हमें बैरियर्स का सामना करना पड़ता है, इतनी फ्री नहीं होता है जैसा कि हम सोचते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई हम गए, वहाँ पे जाके हमने जॉइंट वेंचर कर लिया, मर्जर कर लिया, एक्विजिशन कर लिया, वहाँ की कंपनी को एक्वायर कर लिया। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। जैसा कि हम लोगों ने बोला कि भाई हम वहाँ जाके बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, इतना आसान नहीं होता। हमें बहुत सारे
रुकावटें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ट्रेड बैरियर्स बेसिकली क्या होते हैं कि गवर्नमेंट के इंड्यूस रिस्ट्रिक्शंस होती है। कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। किस चीज के लिए लगाती है? ऑन इंटरनेशनल ट्रेड विच जनरली डिक्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि मतलब जिससे आपके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लग जाती हैं, और रिस्ट्रिक्शंस लगने की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है उस पर हमारा डिफिकल्टी देखने को मिलती है। ये गवर्नमेंट लगाती है ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और देख सकें कि भाई किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस के हमारे जो नुकसान हैं, उससे जो होने वाले जो रिस्क हैं, उनसे कैसे हमें बचाना है। तो ट्रेड बैरियर्स बेसिकली क्या होते हैं? लिमिटेड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, कि पहले हमारे पास जो है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपके हो रहे थे, लेकिन वहां पर जैसे ही हमारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, चाहे वो इंपोर्ट पे लगती हैं, चाहे वो आपकी और किसी चीज से रिलेटेड लगती हैं, तो वहां पर हमारे पास एक लिमिटेड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट रह जाएगा और सर्विसेज रह जाएगा जो कि हमें चूज करना पड़ेगा। तो वहां पे कई बार हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जहां पर रिच कंट्रीज जो हैं उनको इंटरनेशनल ट्रेड में अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन करती हैं कि भाई हमारा ये स्टैंडर्ड हैं, और अगर एक नॉर्मल कंट्री कोई इस स्टैंडर्ड से नीचे जाती है तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, आप इन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो देन यू आर ओके, आप हमारी कंट्री में अलाउ कर सकते हैं हम आपको। अगर आप इन स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाते, आपका जो प्रोडक्ट है इन स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है, सो वी विल नॉट अलाउ, राइट। क्योंकि इससे हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है वो तो करप्ट होगी, लेकिन इससे हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी हमें उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स हमारे ये कहते हैं कि ट्रेड बैरियर्स आर डिटर्मिनेंट एंड डिक्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि मतलब हमारे जो ट्रेड बैरियर्स है, हमारी जो इकोनॉमिक एफिशिएंसीज है, उस पर काफी फर्क हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमारे जो है इसमें ये देखने को मिलता है कि हमारा जो प्राइस है, राइज द प्राइस ऑफ द ट्रेड प्रोडक्ट इफ टू और मोर nations repeatedly use the trade barriers against the each other then ट्रेड वॉर रिजल्ट। अगर देखो हर कंट्री ये कहने लग जाएगी कि भैया हम आपसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और दूसरी कंट्री भी ये कहने लग जाए कि भैया हम आपसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपकी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे, हम तो इसको इंपोर्ट करेंगे, हमें आपसे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो वहां पे हमें कई सारी चीजें जो वो देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अब हर कंट्री अपने अपने उसको बचाएगी, इंपोर्ट को करना नहीं चाहता, सब एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, सब एक्सपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए आपके पास, राइट। तो यहां पर जो है वो कई सारे, इससे क्या है, कोई चीज आपको इंपोर्ट करनी थी लेकिन आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे लेकिन इंपोर्ट नहीं कर रही है कोई कंट्री, तो वहां पर जो है उसके प्राइस में भी आपको जो वो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। तो बैरियर से हमारी जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है उस पर भी फर्क पड़ता है, हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर भी फर्क पड़ता है। इसके साथ साथ हमारे पास जो लिमिटेड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी हमारे पास आते हैं, और कस्टमर को जो है वो लिमिटेड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। कस्टमर को एक लिमिटेड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में से ही अपना जो प्रोडक्ट है वो चूज करना पड़े। क्यों? क्योंकि उसके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, और इससे हमारा जो स्टैंडर्ड जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो कई बार अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए भी ट्रेड में आपके बैरियर्स लग जाते हैं, ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो हमारा मेंटेन हो सके। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ आपने स्कूलों में देखा होगा कि उनका एक एडमिशन क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका बच्चा जो है इस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है देन ओनली वी कैन अलाउ योर स्टूडेंट इन आवर स्कूल, राइट। तो वहां पर कई सारी जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं कि भाई उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारा जो कोई भी स्टूडेंट है वो इस स्टैंडर्ड से नीचे ना जाए। भाई हमारा भी अपना एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी हमें जो है ये रिस्ट्रिक्शंस हमें लगानी पड़ती हैं, राइट। तो इसमें हमें जो वो एफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं। तो हम जो बैरियर्स हैं वो क्यों लगाते हैं? प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि मतलब हमारा जो डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम बैरियर्स लगाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कंज्यूमर फ्रॉम वेरियस डिजीज, कई बार क्या होता है कि हम जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने देखा कि हम फॉरेन से बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें या बहुत सारी ऐसे आइटम हम लोग मंगा लेते हैं जिससे हमारे साथ उसके साथ साथ में डिजीज़ भी हमारे साथ में आ जाती हैं। जैसे हमारा कोरोना जो था, वो कोरोना क्या था, वो इसी तरीके से हमारा जो है वो ट्रैवलिंग के थ्रू हमारा पर्सन टू पर्सन जो है वो एयरबॉर्न डिजीज़ के थ्रू हमारा ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो थी वो हमारी देखने को मिली, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर हम इंटरनेशनल
ट्रेड करते हैं, बैरियर्स करते हैं, तो लोगों का आना जाना भी रहता है, गुड्स एंड सर्विसेज भी ट्रांसफर होती है, तो उसके साथ में जर्म्स वगैरह ये सब चीज़ें भी हमारे साथ ट्रांसफर हो जाती हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में कोई डिजीज चल रही है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू दूसरी कंट्री में भी एंटर कर जाती है। जैसे कि हमने कोरोना का लाइव एग्जांपल देखा कि भाई कैसे वो जो डिजीज है वो हमारी ट्रांसफर हुई वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो डिजीज से बचाने का काम भी हमारा जो है वो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, भाई ट्रेड बंद कर दो। ठीक है, ना किसी कंट्री के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे, ना हम आएंगे ना हम जाएंगे, जो जहां पर पर्सन है वो वहीं पर रहेगा, ना हम अपनी कंट्री में बुला रहे ना हम अपनी कंट्री से भेज रहे। ठीक है, तो वहां पर जो है वो सबसे पहले मतलब ये एक तरीका अपनाया गया कि जिससे मतलब ठीक है भाई आप डिजीज वगैरह से भी, और जैसा कि हमने देखा था कि मैकडी जब आया था तो बीफ बर्गर लेकर आया था, तो उसमें भी मतलब जो है नॉन वेज में भी चिकन पॉक्स वगैरह और ये आपके चिकनगुनिया वगैरह इस तरीके की जो कई सारी बीमारियां आपको देखने को मिली थी। ठीक है, तो इससे भी हमारा जो है, जैसे हम ऐसा नहीं है कि भाई फॉरेन से ही हमारे यहाँ बीमारियां आती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे यहाँ से भी फॉरेन में जाती हैं। ठीक है, तो उसको भी मतलब हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी कंट्री कहती है कि नहीं भैया हम ये सामान मंगवाएंगे नहीं आपसे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है, जो हमारे इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं, इन्फेंट इंडस्ट्रीज का मतलब है कि वो इंडस्ट्रीज जो अभी सेटअप हो रही हैं या जो छोटे लेवल पे धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस कर रही हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं इन्फेंट इंडस्ट्री। उनको प्रिवेंट करने के लिए भी हम जो बैरियर लगाते हैं ताकि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह के थ्रू ही ये जो कंट्रीज हैं वो हमारी कंट्री में एंटर कर पाएं। ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटीज, जैसे नेशनल सिक्योरिटीज मतलब क्या भी एक रीजन होता है कि कुछ चीज़ों में तो आपको जो है वो परमिशन ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है कि भाई आप जो है वो ये चीज़ें कर ही नहीं सकते, आपको रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करते तो आप हमारी मार्केट में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो हमारी कुछ सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज का हमारा सवाल होता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी हमारे यहाँ से इंफॉर्मेशन जो बाहर ना जाए, और हमारे जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से भी हम लोग जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड पे बैरियर्स लगा देते हैं। जैसे डेटा को लेके हमारा सिक्योरिटीज़ का हुआ था कि ट्विटर ने डेटा हैक कर दिया था, ट्विटर का डेटा हैक हो गया था, या हमारा जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वहाँ से हमारा डेटा हैक हो गया था। तो ये हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी का रीज़न है कि कोई भी पर्सन अपना डेटा शेयर करता है तो उसका डेटा कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो उसको लेके भी कई बार हमारे साथ इशू हो गया था। ठीक है, तो उसके लिए भी हमने जो वो बैरियर लगा दिए थे कि भाई आप ये जो आईटी इंडस्ट्री वगैरह में इसमें कई सारे बैरियर्स हमने लगाए थे। ठीक है, साइबर क्राइम्स वगैरह पे भी लेके हमने वो करा है कि भाई आप जो वो इस तरीके से किसी का डेटा जो वो शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आया है रिटेलाइजेशन, रिटेलेशन का मतलब होता है कंट्री में ऑल्सो सेट टैरिफ एज अ रिटेलेशन टेक्निक इफ दे थिंक दैट अ ट्रेडिंग पार्टनर हैज अ नॉट प्ले बाय द रूल। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमें ये लगता है कि भाई हम तो सही तरीके से प्ले कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है वो सही तरीके से हमारे साथ में जो रूल्स के साथ में नहीं चल रहा है, तो उसके साथ भी कई बार हमें जो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भाई हम तो ठीक चल रहे हैं लेकिन सामने वाला पर्सन रूल के साथ में नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कैसे कि उसके साथ में हम लोग जो बैरियर्स लगा देते हैं कि भाई हम आपके साथ में बिजनेस नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो आपका चाइना और पाकिस्तान का बीच में देखने को मिला था कि जो मास्क वगैरह था उसको, मतलब जो मास्क इन्होंने मंगवाए थे, इंपोर्ट किए थे चाइना से, उसमें कुछ डिफेक्टिव निकले, वो आपके जो क्लोथ्स वगैरह था उसको लेके कुछ इश्यूज हुआ था। तो उसमें भी हमें देखने को मिला कि भाई ठीक है, भाई एक पार्टनर तो हमारा ठीक प्ले कर रहा है, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से प्ले कर रहा है। ठीक है, तो उसको लेकर मतलब जो है कई बार हम बैरियर्स लगा देते हैं कि जैसे मतलब जो है सामने वाला पार्टनर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है या वो चालबाजी कर रहा है, तो हम उसके साथ में बैरियर जो वो लगा देते हैं ताकि हमें उसके साथ में ट्रेड ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेड बैरियर्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से? टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैरिफ बैरियर क्या होता है, आपका नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है। तो इस तरीके से कई बार आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके पूछे जाते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि कंट्री टैरिफ बैरियर लगाए या नॉन टैरिफ बैरियर लगाए, तो इसमें कंट्री एक, दोनों, या जो है टैरिफ यूज कर सकती है, नॉन टैरिफ यूज कर सकती है, या दोनों भी कंट्री जो वो यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कंट्री किस तरीके से अपने आप को फिट समझती है, कंफर्टेबल समझती है इस चीज को करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर कंट्री जो है वो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर दोनों को यूज कर सकती है अपना जो है वो रिस्ट्रिक्शन, मतलब फॉरेन गुड्स की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए, उनके मूवमेंट्स को रोकने के लिए दोनों ही रिस्ट्रिक्शन जो वो अपनी यूज कर सकती है, टैरिफ बैरियर और आपके
नॉन टैरिफ बैरियर दोनों को ही यूज कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, ये किस तरीके से लगाए जाते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे बिजनेस पे। तो ये जो चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। तो ये जो टेबल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर, टैरिफ बैरियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन टैरिफ बैरियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बैरियर्स हैं उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टैरिफ बैरियर एंड अनदर वन इज नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। तो जो टैरिफ बैरियर है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बैरियर, इंपोर्ट बैरियर और ट्रांजिट बैरियर, ठीक है। तो ये तीन पार्ट के आपके हो गए, ठीक है। और नॉन टैरिफ बैरियर में कोटाज, सब्सिडी और कुछ हमारे अदर्स हो जाते हैं। अदर्स में फिर हमारा प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग हो जाएगा, लोकल कंटेंट हो जाएगा, एम्बार्गोज हो जाएगा, करेंसी कंट्रोल हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिले हो जाएगा। तो ये कई सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी इसमें देखने को मिलेंगे कि भाई किस तरीके से हम जो है चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है। तो इस पे हम जो है इन चीज़ों को देखेंगे और फिर इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं उसको हम फर्दर आगे डिवाइड करेंगे, वो भी हम देखेंगे कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ को किस किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें स्पेसिफिक है, एडवोलेरेंट ड्यूटीज़ है और आपकी कंपाउंड ड्यूटीज़ है, वो हमारी इसमें आ जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैरियर्स होते हैं मतलब एक उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप, एक्सपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ एंड ट्रांजिट टैरिफ। And rest of the things and non-tariff barrier can be divided into again three type. Number one is quotas, number two is subsidies and number three is others. अदर्स में फिर आपके और भी कई सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, जैसे प्रोडक्ट की टेस्टिंग है, आपका क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, लोकल कंटेंट है, एम्बार्गोज हैं आपके, ठीक है। एम्बार्गोज टर्म को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इससे रिलेटेड कई बार आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ जाता है। ये टर्म्स पूछ ली जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्बार्गोज, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है, करेंसी कंट्रोल है, दीज आर द बेसिक मेथड्स, ठीक है। तो कई बार आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि टैरिफ बैरियर आपके क्या होते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं और किस तरीके से आपको इन सब चीज़ों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना है। तो टैरिफ बैरियर को आप कहाँ पर यूज़ करोगे, नॉन टैरिफ बैरियर को कहाँ पर यूज़ करोगे, टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, कहाँ पर लगते हैं, कैसे लगते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं, कैसे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। व्हाट आर द वेरियस डिफरेंस बिटवीन टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टैरिफ बैरियर की। टैरिफ का मतलब ही होता है टैक्स, मतलब टी फॉर टैरिफ और टी फॉर टैक्स। इसमें कुछ हम टैक्सेस ऐसे लगाते हैं जिससे हमारा जो टैरिफ है वो हमारे यहाँ पर लगता है। तो ये हमारा क्या होता है, इट इज़ एड टू द कॉस्ट बोर्न बाय द कंज्यूमर। मतलब ये क्या है कि एट द एंड हमारा इसकी जो पेमेंट है वो कौन करता है, कंज्यूमर करता है, क्योंकि टैक्स कोई लगा दिया उससे हमारा प्राइस बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्राइस पे कौन करेगा, कंज्यूमर पे करेगा। तो जो टैक्सेस हैं इट एड टू द कॉस्ट, ठीक है। हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट में आपका टैक्स जो वो आपका ऐड हो जाएगा। मान लो पहले कोई सामान जो था वो 100 रुपये का था, गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स लगा दिया 10%, तो ये आपका 100 का हो गया। तो अब आपकी इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 110 हो गई। तो वो जो 110 कॉस्ट है वो आपकी कौन पे करेगा, वो आपका कंज्यूमर पे करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी सेवरल पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे टैक्स लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेड है वो आपका क्या होता है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके लगा दिए जाते हैं, सामान आपका महंगा हो जाता है और कंज्यूमर उसका जो सामान है वो यूज करना छोड़ देता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है कि हमारा टैरिफ आर द पेड टू द कस्टम अथॉरिटी ऑफ द कंट्री एंड इम्पोजिंग द टैरिफ। मतलब जहां पर जो भी उसकी कस्टम अथॉरिटीज होती हैं वहां पर उसको टैक्सेस को आपको जो वो क्या करना है, पे करना है। जैसे इंडिया ने कोई आपका टैरिफ लगाया, इंडिया ने बोला कि भाई आपको ये टैरिफ आपको पे करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आपका सामान इंडियन टेरिटरी में एंटर करेगा तो वहां पे आपको एक रसीद थमा दी जाएगी, एक बिल आपको बता दिया जाएगा कि भैया ये टैक्सेस आपको पे करने हैं। तो वो जो टैक्सेस आपको पे करने हैं वो सारे आपके जो कस्टम अथॉरिटी है वहां पर आपको पे करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो है हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे इंपोर्ट आर पेड बाय द डोमेस्टिक कंज्यूमर, मतलब जो भी हम गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको कौन पे करेगा, मतलब आपके गुड्स
बढ़ गए, आपने इंपोर्ट कर लिया, वहाँ पर उसको टैक्सेस जो है वो उसकी पेमेंट हो गई। टैक्सेस की जैसे ही पेमेंट हो जाएगी तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, और कॉस्ट में ऐड होने के बाद जो भी हमारा कंज्यूमर है वो उसको पे करेगा। तो टैरिफ एक तरीके से क्या होगा, हमारे टैक्सेस होगा जो हमारी कॉस्ट को ऐड कर देंगे। मतलब टैरिफ आपके लगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, बूस्टअप हो जाएगी। टैरिफ की जो पेमेंट है आपकी कस्टम अथॉरिटी पे कर दी जाती है, और उसको नेक्स्ट जो है वो आपके वसूल लिया जाता है, किससे, हमारे कंज्यूमर से। ठीक है, तो यहां पर हमारे जो टैरिफ्स हैं, हमारे कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट जैसे ही हमारा बॉर्डर को क्रॉस करता है तो वहां पर हमें इन सब चीज़ों को देखने को लगता है कि भाई हमें जो है वो ऐसे बैरियर्स आपने लगा दिए, कुछ टैक्सेस आपने इम्पोज कर दिए, जिसकी वजह से आपका जो सामान है वो जैसे ही बाउंड्रीज में एंटर करेगा तो उससे जो उसको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मोस्ट कॉमन तरीका होता है, ये एक मोस्ट कॉमन तरीका होता है, आपको कुछ नहीं मिल रहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपको बैरियर्स लगाने हैं, तो आप एक काम करो, आप जो है वो टैरिफ बैरियर आप लगा दो, टैक्सेस बढ़ा दो, आपका जो इंपोर्ट है वो अपने आप रुक जाएगा, आपका जो एक्सपोर्ट है वो अपने आप रुक जाएगा। दूसरी कंट्री ने क्या करा, आपके यहाँ मतलब जो एक्सपोर्ट मतलब जो बैरियर्स लगा दिए, प्रमोशंस मतलब जो है वो रोक दी, आपके बैरियर्स लगा दिए, बोल दिया कि भाई हम जो वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपने भी क्या करा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि भैया हम जो है वो सामान जो वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, सामान पे हमारे बैरियर्स लगे हुए, तो उस लिमिट को भी जो क्रॉस करके आएगा तो ठीक है भाई, आप मंगा रहे हो तो ठीक है भाई, आप जो वो पे करो। इससे क्या है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो आपका बढ़ जाएगा। भाई आप टैक्सेस पे करोगे तो गवर्नमेंट को तो आपको फ़ायदा होना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई 3 तरीके की चीज़ें हमारी होती हैं। इंपोर्ट टैरिफ या इसको ड्यूटीज़ बोलती हैं, जो कि हमारे किस पे लगेगी, बाय द इंपोर्टिंग कंट्री, मतलब जो हमारी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उस पर आपकी लगती हैं। जो मतलब जैसे हम इंडिया जैसे कोई सामान हमारा मंगा रही है, इंडिया ने सामान मंगाया यूएसए से, ठीक है, तो इंडिया क्या है, हमारी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ है। ठीक है, तो इंडिया ने अगर कोई सामान मंगाया है हमारा यूएसए से, तो इंडिया क्या हुई, हमारी इंपोर्टिंग कंट्रीज हुई। तो इंपोर्टिंग कंट्रीज ये कह देती है कि भैया हमने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, अगर आप ये रिस्ट्रिक्शंस पूरी करते हो तो ही हमारे यहाँ सामान पूरा आएगा। ठीक है, तो उसमें हमारा टैक्स इम्पोज ऑन द गुड्स इंपोर्टेड, तो वो आपका जो वो रेवेन्यू हो जाएगा, इससे हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो भी हमारी बच जाएंगी। ठीक है, आप जब सामान आपको महंगा मिलेगा तो ऑब्वियस ये बात है कि आप जो भी आपको सामान महंगा मिल रहा है तो आप उसको नहीं मंगाओगे। अब मान लो बाहर से पड़ रहा है आपको 110 रुपये का, और आपका डोमेस्टिक जो है वो है आपका 100 रुपीज़ का, तो आप क्यों इसको 110 रुपये में जो सामान उसको खरीदोगे, आप नहीं खरीदोगे, नहीं करोगे इंपोर्ट। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो एक काम करती हैं, इस तरीके से बैरियर का काम करती हैं। एक होता है एक्सपोर्ट, इट इज़ द ड्यूटी इम्पोज ऑन द गुड्स बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री। मतलब अगर कोई एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर ये कह देते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह, कई बार क्या होता है लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे डिमांड नहीं है, या यहाँ पे ये सस्ता बिक रहा है, काम करो इसको उठा के जो बाहर भेजो, चाहे हमारे देश में शॉर्टेज हो जाए लेकिन बाहर उसको एक्सपोर्ट कर दो। सामान सारा जब बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो हमारे यहाँ शॉर्टेज पड़ जाएगी। तो कई बार क्या होता है एक्सपोर्ट पे बैन लगा देते हैं। ठीक है, अगर आप उस पर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ये तरीके से ये टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। जब आप इस तरीके के टैक्सेस पे करोगे तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक होता है ट्रांजिट ड्यूटी। ट्रांजिट ड्यूटी का मतलब होता है कि ये हमारी कमोडिटी ओरिजिनेटेड इन वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो ये हमारे जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपका जाता है तो हमारा जो ट्रांजिट का जो कॉस्ट होता है, ट्रांजिट की कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। मतलब जब आप सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेकर जाओगे तो जिस भी रास्ते से आप लेकर जाओगे तो उसके चार्जेस आपके बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके जब चार्जेस आपके बढ़ा दिए जाते हैं तो उसका जो ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो जब बढ़ेगी तो आपकी जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो आपके जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसमें आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजिट है वो ऐड हो जाएगी, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में आपकी ऐड होती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो सामान है वो महंगा हो जाएगा। जब सामान आपका महंगा हो जाएगा तो ये भी एक तरीका है कि आप जो बैरियर हैं वो इस तरीके के लगा सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि भाई हमारे जो टैक्सेस की फॉर्म में ही हमने जो बैरियर्स हैं वो अपने लगाए हैं, ताकि हम जो वो यहाँ पर बैरियर्स को इम्पोज करें और हमारा जो ट्रेड है उसको हम कम से कम करें। अगर वो इंपोर्ट पे लगता है तो वो इंपोर्ट टैरिफ हो जाएगा, अगर वो एक्सपोर्ट पे लग रहा है, एग्जिट पे लग रहा है तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, अगर एंट्री पे लग रहा है तो इंपोर्ट है, एग्जिट पे लग रहा है तो एक्सपोर्ट है,
और अगर आपका रास्ते में लग रहा है, मतलब आपका जो कैसे आपको लाना ले जाना है, तो उस पर अगर आपका कोई टैक्सेस लग रहा है तो वो आपका टैक्सेस जो वो कौन सा है, ट्रांजिट बैरियर हो जाते हैं या ट्रांजिट ड्यूटीज आपकी हो जाती हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी टैक्स आपका लगता है तो इससे आपकी जो कॉस्ट है वो महंगी हो जाती है। अब जब कॉस्ट कंज्यूमर को ही मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़े तो वो आपका सामान क्यों खरीदेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। ऐसे ही हमारा जो है इसमें कुछ और ड्यूटीज हमारी होती हैं। ठीक है, इसमें 3 ड्यूटीज आपके जो है इंपोर्ट ड्यूटीज हमारे 3 तरीके की होती हैं। एक होती है स्पेसिफिक ड्यूटीज, स्पेसिफिक, एड वोलेरन और आपकी कंपाउंड। देखिए, तो ये जो है हमारा एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है आपको पे करना है एज द टैक्सेस। मतलब आपको बोल दिया था कि भैया इतना जो वो आपको टैक्सेस देना पड़ेगा, तो आपने जितना भी आपने सामान खरीदा है उसका इतना अमाउंट जो वो आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है, कीपिंग इन व्यू हमारा जो क्वांटिटी और जो वॉल्यूम है उसको हमें ध्यान में रखते हुए आपको जो है ये चीज़ें हम फिक्स कर देते हैं कि भाई इतना अमाउंट ऑफ टैक्सेस आपको देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री कुड लेवी $15 टैरिफ ऑन ईच पेयर ऑफ शूज। यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपको फिक्स हो जाता है, बट लेवी आ 300 टैरिफ ऑन ईच कंप्यूटर इंपोर्टेड। तो उसने बोल दिया कि ठीक है भाई, आपको जो है इतना अगर सामान आप खरीदते हो, मतलब जितना भी आप सामान खरीदोगे, मान लो अगर एक पेयर शूज का खरीदते हो तो 15 रुपये आपको टैक्सेस के देने पड़ेंगे। अगर आपने 10 पेयर खरीदे तो 15 इंटू में 10, इतना तो आपका टैक्सेस हो गया। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर इम्पोज करते हो तो आपको जो है इतना इतना टैक्सेस आपको देना पड़ेगा। तो हर एक आइटम का आपका जो टैक्सेस है वो आपको बता दिए जाते हैं। आपको पर आइटम के हिसाब से जितना भी क्वांटिटी है आपने परचेज करी है उतना आपको अमाउंट जो वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, फिक्स अमाउंट आपका रहता है जो कि आपको पे करना ही करना है। जितनी भी क्वांटिटी आप परचेज करोगे उतने अकॉर्डिंगली आपका फिक्स अमाउंट आपका हो जाएगा। 15 रुपीज़ है, चाहे आप खरीदो एक क्वांटिटी खरीदो, चाहे आप 10 क्वांटिटी खरीदो, चाहे आप 20 क्वांटिटी खरीदो, पर पीस पे आपको जो वो इतना आइटम आपको इतना टैक्सेस की फॉर्म में आपको पे करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसे उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब चीज़ें आपने स्पेसिफाइड कर दी कि भैया इतना अमाउंट आपको पे करना ही करना है। ठीक है, भैया आपको जितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी उतनी क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए हम इतना अमाउंट आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवोलेरम ड्यूटी। एडवोलेरम ड्यूटी का मतलब होता है जितनी आपके वैल्यू ऑफ कमोडिटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली करेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि मतलब हमारा जो है लेट से 15% है या हमारा 20% है, तो हम अगर 100 रुपये का कोई आइटम मंगा रहे हैं तो 100 रुपये में आपका जो है वो लेट से 20% है आपका, तो 100 रुपये में 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 120। ठीक है, और अगर मान लो आइटम मंगाया आपने जो वो 1000 का, तो 1000 के हिसाब से 200 आपका टैक्सेस हो जाएगा, तो इसमें आपका 1200 आपका टैक्सेस होगा। मतलब जितने भी प्राइस का आप अमाउंट का सामान मंगा रहे हो वो अमाउंट पे मतलब जो है जितनी वॉल्यूम पे आपका फिक्स रहता है। ठीक है, वहां पर पीस के हिसाब से अमाउंट फिक्स रहता है। जैसे आपका जो है वो 10 रुपीज़ है या 20 रुपीज़ है या 50 रुपीज़ है या 30 रुपीज़ है या 60 रुपीज़ है, उतना अमाउंट आपका फिक्स कर देंगे। भैया आपने एक सामान मंगाया इतना हमारे टैक्स दे देना, और 10 सामान मंगाए तो 10 के हिसाब से इतना अमाउंट आपका लग गया। उसमें कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परसेंटेज फिक्स होती है। जैसे आपको बोल दिया भाई 20% है आपका, तो जितना भी अमाउंट मंगाओगे आप उसका 20% निकाल देना। कम अमाउंट का मंगाओगे कम टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट का मंगाओगे तो ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि भाई आपको इतना जो अमाउंट है वो आपको टैक्सेस की फॉर्म में आपको पे करना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ टैरिफ इज लेविड ऑन द परसेंटेज ऑफ द दैट गुड्स वैल्यू। मतलब आपको बोल दिया गया कि जो भी गुड्स की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो परसेंटेज इतना परसेंट आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका 15% ऑफ प्राइस इंक्रीज ऑन द वैल्यू ऑफ द ऑटोमोबाइल। सो इसमें हमारा जो है वो 10,000 का था, तो उस पर आपका 10% जो वो आपका इंक्रीज हो गया या 15% आपका इंक्रीज हो गया, तो उस पर 11,500 का आपका जो कंज्यूमर को आपका जो प्रोडक्ट है वो पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे 100 रुपीज़ का था, 20% बोल दिया, ठीक है, कि भैया आपको 20% आपको टैक्सेस देना पड़ेगा, तो वो आपका इस पे वो हो जाएगा। जितनी भी वैल्यू का आपने, इसमें पर आइटम का आपका कोई सिस्टम नहीं है, इसमें पर मतलब टोटल अमाउंट पे आपका लग रहा है। इसमें पर आइटम का कोई नहीं लग रहा है, इसमें चाहे आपके 10 आइटम है चाहे 20 आइटम है, वो टोटल आइटम पे आपका लग रहा है।
ठीक है। कंपाउंड वाला जो रहता है वो आपका दोनों जो वो कंबाइंड हो जाती है, कौन सी, स्पेसिफिक आपकी लगेगी और आपकी स्पेसिफिक प्लस आपकी एड वोलरम, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी जो वो उसमें कंटिन्यू हो जाती है, कंपाउंड में दोनों चीजें आपके एड ऑन हो जाएंगी। तो इस तरीके से मतलब आपका जो है वो आपने पहले वाले में क्या देखा, स्पेसिफिक वाले में कि जो भी हमारा अमाउंट था वो टैक्सेस का वो फिक्स था, जैसे 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, वो हमारा फिक्स है। पर पीस जितना आप मंगाओगे उसके हिसाब से इतना टैक्स हमें दे देना। यहां पर क्या है एड वोलरम में कि मतलब आपको बोल दिया कि भाई जितना भी अमाउंट आपका है उसके परसेंटेज के हिसाब से, जितना आपका टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस बन रहा है उसकी परसेंटेज के हिसाब से आप हमें पे कर दो। जैसे 20% है, 30% है, 50% है, जितना भी आपने अमाउंट का मंगाया, कम अमाउंट का मंगाया कम टैक्सेस बनेगा, ज्यादा अमाउंट का बनाया ज्यादा टैक्सेस बनेगा, क्योंकि हमारी परसेंटेज फिक्स है। वो हमारी जो वो इनवॉइस के अकॉर्डिंगली जो वो डिपेंड करेगा हमारा अमाउंट ऑफ टैक्सेस कितना रहेगा। वहां पे पर पीस फिक्स था, लेकिन यहाँ पे पर पीस फिक्स नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज फिक्स है आपकी। कंपाउंड में आपके दोनों के ऐड हो जाएंगे, एड वोलेंट भी आपका इसमें आ जाएगा और इसमें जो स्पेसिफिक है वो भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर वो होते हैं जिसमें हम कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लगाते, जबकि हम अदर थिंग्स वी कैन फाइंड आउट एज द इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ और इन द फॉर्म ऑफ बैरियर। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऐसे बैरियर के हम फॉर्म देखते हैं जहां पर हम अलग तरीके से चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, तो नॉन टैरिफ बैरियर हमारा कोई भी ऐसा मेजर जो हमारे टैरिफ के अलावा अगर कोई बैरियर हम यूज कर रहे हैं तो उस बैरियर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर। इसमें हमारा ये हो सकता है कि रेगुलेशन को लेके हमारा कोई टर्म्स एंड कंडीशन को लेके हमारा इस तरीके की चीज आ गई, इसमें टैक्सेस वगैरह नहीं लगाएंगे। इसमें क्या है, दूसरे तरीके से परेशान करना या दूसरे तरीके से आपको मना करते हैं। एक होता है कि भैया लाओ पैसे दे दो, एक होता नहीं भैया आप हमें ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, आप हमें ये चीज दिखाओ, आप हमें वो चीज दिखाओ, तो एक तरीका वो होता है। ठीक है, तो इसमें हमने पहले जब हमने टैक्सेस मांग लिए तो वो हो गया हमारा टैरिफ। जब हम दूसरे तरीके यूज करें, अच्छा इसमें स्लिप नहीं है भैया हम सामान नहीं खरीदेंगे, ये इसमें ये चीज नहीं है हम ये सामान नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आपको परेशान करना। तो यहां पर आपका रेगुलेशंस हो गया। रेगुलेशंस मतलब जैसे आपको बोल दिया कि भाई ये जो है वो मैन्युफैक्चर और हैंडल्ड और एडवाइस आपका होना चाहिए, कि जैसे उसमें आपका नॉन वेज नहीं होना चाहिए, उसमें आपका जो है वो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, उसमें ये इंग्रीमेंट होने चाहिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारे इन चीजों को फॉलो करो। तो ये एक तरीके से ये होता है कि डायरेक्टली ना बोल करके इनडायरेक्टली मतलब आपके कान पकड़ लेना। रूल्स ऑफ ओरिजिन हो गया। रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब ये हो गया कि मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो आपने जो सामान मंगाया है कहाँ से मंगाया। अब हो सकता है कि आपने ये बोल दिया कि ठीक है भाई हम आपसे सामान तो खरीद लेंगे, लेकिन पहले आपको जो रॉ मटेरियल है वो 50% हमारे यहाँ से खरीदना पड़ेगा, या आप हमारे यहाँ से अगर रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से खरीदते हो तो ही हम आपका जो फिनिश गुड है वो खरीदेंगे, अदरवाइज हम नहीं खरीदेंगे। तो ठीक है भैया, पहले आपने एक्सपोर्ट का जो तरीका है वो भी आपने अपना लिया और इसके तरीके से मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का मतलब आपने इंतजाम कर लिया। ठीक है, कोटाज मतलब लेके आपका हो सकता है कि कोटाज को लेके भी कई बार आप रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो, नहीं भाई हम तो इतना ही सामान खरीदेंगे, इससे ज्यादा फालतू सामान हम आपका नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका क्या कहता है, आइडेंटिफाई द वेरियस नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, इंक्लूडिंग इंपोर्ट लाइसेंसिंग, लाइसेंस को लेके मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो गई। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन को लेकर आपका वो कर सकते हो कि भाई ये इस तरीके से इंस्पेक्शन, ये डॉक्यूमेंट्स और ये लाइसेंसिंग वगैरह है, ये आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो वो दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, और रूल्स ऑफ ओरिजिन और आपका कस्टमर डिलेस। ठीक है, मर्चेंडाइज जो है वो ये कई सारी चीजें मर्चेंडाइज को लेके भी हमारे पास जो है वो दिक्कत हमारे साथ आ जाती है। तो इस तरीके से कई बार बहुत सारे हम बैरियर्स ऐसे देखते हैं जो टैक्सेस के फॉर्म में तो नहीं है बट अदर फॉर्म्स में है। ठीक है, कि हमें ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, इतना हमें ये चीजें दिखाओ, वो चीज दिखाओ, इसका प्रूफ दिखाओ, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदा आपने उसका प्रूफ दिखाओ, उस पर टैक्सेस पे किया आपने नहीं किया। ठीक है, उसमें क्या क्या आपकी जो क्वालिटी है उसकी क्या गारंटी है, उसका इंस्पेक्शन दिखाओ। ठीक है, अपने जो क्वालिटी है उसको कैसे मेंटेन किया है, स्टैंडर्ड वगैरह को मतलब जो है स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया आपने, बोल दिया भैया ये स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आपका जो प्रोडक्ट है इन स्टैंडर्ड को मैच करता है तो ही हम आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। या आपने बोल दिया कि भैया हम इतना ही अमाउंट का खरीदेंगे या इतनी ही क्वांटिटी आपसे खरीदेंगे, इससे ऊपर हम नहीं खरीदेंगे। तो ये दूसरे तरीके के आप जो वो बैरियर्स आप इसमें लगा देते हो। ठीक है, अब जैसे प्रोटेक्शनिस्ट मतलब इसमें भी कई तरीके की चीजें हमारी रहती हैं, जैसे प्रोटेक्शनिस्ट बैरियर्स होते हैं। ये हमारे क्या रहते हैं कि कुछ सर्टेन सेक्टर्स होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज जो जहां पर हमारे कुछ बैरियर्स आपके लगा दिए जाते हैं कि भाई इस इंडस्ट्रीज के हम जो सामान है वो नहीं खरीदेंगे या इसी इंडस्ट्रीज के हम सामान खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द
अदर कंट्रीज टू कंप्लीट फेवरेबल विच लोकली प्रोड्यूस। तो वहां पर आपका क्या रहता है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, एलोकेशन ऑफ कोटास, एंटी डंपिंग ड्यूटीज, ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज वगैरह इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंपोर्ट डिपॉजिट वगैरह ये सब चीजें भी, इस तरीके की चीजें भी आप अपना कर सकते हो। तो इसमें आपका क्या रहता है कि जैसे जो नेक्स्ट है आपकी असिस्टिव पॉलिसीज। असिस्टिव पॉलिसीज में आपका क्या रहता है कि इसमें कुछ हमारे ऐसे कुछ नॉर्म्स, आपके टेक्निकल स्टैंडर्ड्स वगैरह, और इसमें कुछ ऐसी पैकेजिंग को लेके आप गाइडलाइंस बना सकते हो। भैया आपका जो प्लास्टिक में ये चीज़ें आपके नहीं होनी चाहिए, पॉली बैग आपके नहीं होने चाहिए, टेट्रा पैक आपके नहीं होना चाहिए, या ये चीज़ें आपके नहीं होनी चाहिए, उसमें लेड नहीं होना चाहिए, या आपने कई सारी चीज़ें मतलब ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा दी कि भाई ये रिक्वायरमेंट, अगर आपका जो सामान है स्टैंडर्ड को लेके आपने चीज़ें लगा दी तो वो हमारी असिस्टेड में आ जाती है। प्रोटेक्शनिस्ट में आपका जो है वो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट वगैरह जो है, जैसे आपने लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट आपका कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज को लोकली कंज्यूम का आपने वो कर दिया कि भाई सामान आपने कहाँ से मंगवाया है, कहाँ से, मतलब जो है ड्यूटीज वगैरह लगा दी, इंपोर्ट डिपॉजिट्स वगैरह आपने लगवा दिए। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब आपकी आ गई। इसमें आपका क्या है, सैनिटरी स्टैंडर्ड्स है, पैकिंग आपकी रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं आपके, ठीक है, क्वालिटी मेंटेनेंस है, वो सब चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, असिस्टिव पॉलिसीज में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमारा जैसे लाइसेंस का मैंने आपको बताया, कोटास का मैंने आपको बताया कि लाइसेंस वाले में क्या रहेगा, आपको लाइसेंस को लेके आपका रहेगा, आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, या आपको लाइसेंस मिलेगा तो सिलेक्टिव चीजों को मिलेगा कि भाई इन्हीं चीजों में आपको जो वो इंपोर्ट आप कर सकते हो, अदरवाइज हर चीज में आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, या हर चीज के इंपोर्ट करने की परमिशन आपको नहीं है। कोटास में क्या रहता है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस आप लगा देते हो। कई बार ये आपका पूछ लेता है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ पर्टिकुलर बैरियर इज नोन एज, ठीक है, वो आपका जो वो किस में आ जाएगा, ठीक है, टैरिफ बैरियर में आ जाएगा, नॉन टैरिफ बैरियर में आएगा। तो इस तरीके से चीजें मतलब आपके इसमें ये क्या रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि भैया हम इतना ही एक्सपोर्ट करेंगे या इतना ही इंपोर्ट करेंगे, तो वो चीजें आपका इस तरीके का बैरियर जो वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें ये देखने को मिलता है कि भाई हमारा कोई बैरियर है तो उसमें बोल दिया कि भाई या तो हमारा अमाउंट फिक्स कर दिया, ठीक है, लेट से हम $1 लाख का ही जो अमाउंट है उतने अमाउंट का ही हम जो सामान है वो एक्सपोर्ट करेंगे, या आपकी क्वांटिटी फिक्स कर दी। क्वांटिटी मतलब जैसे 2000 टन जो वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो दोनों में से कोई भी चीज जो है वो आप अपना जो वो एक बैरियर लगा रहे थे, इससे ऊपर हम बैरियर जो आपका नहीं वो करेंगे, ना तो हम इंपोर्ट करेंगे ना ही हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से कई बार हमारे जो बैरियर्स हैं वो लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट आती है आपकी एम्बार्गोज। एम्बार्गोज का मतलब क्या होता है कि आपके कुछ कमोडिटीज जो होती हैं कंप्लीटली आपके बैन कर दी जाती हैं, और आपको बोल दिया जाता है कि भैया हम ये सामान आपसे खरीदेंगे ही नहीं, तो उसको बोलते हैं एम्बार्गोज। तो एम्बार्गोज का मतलब क्या होता है, टोटली बैन्स ऑफ टोटल ट्रेड और स्पेसिफिक कमोडिटी, एंड जिससे हम जो वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बोल दिया जाता है कि भैया ना तो हम ये इंपोर्ट करेंगे ना ही हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो उस पर कंप्लीटली बैन आपका लगा दिया जाता है कि भाई ये जो सामान है वो हमारी कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके का जब बैरियर आप लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं एम्बार्गोज, ठीक है। तो ये जो कई बार आपकी जो गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट सच मेजर टू अचीव अ स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गोल के मतलब हमारा अपना एक नेशनल सिक्योरिटी का रीजन भी होता है कि भाई इन चीज़ों को हम ना तो हम एक्सपोर्ट करेंगे और ना ही हम इंपोर्ट करेंगे, तो उसी चीज़ों को लेके हमारा जो है इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही हमारा क्या होता है इंपोर्ट डिपॉजिट। इंपोर्ट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि उसमें बोल देता है कि भाई आप एक काम करो कि इतना जो डेफिनेट अमाउंट जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक के पास आप जमा कराओ, तो ही हम आपको जो है इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, लेट्स से 1 लाख अमाउंट जो वो आपको 2 मंथ के लिए 3 मंथ के लिए इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी आपको रखना पड़ेगा। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो ही हम आपको जो वो आगे अलाउ करेंगे, अदरवाइज हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा ही एक्सपोर्ट को जो बैरियर लगाने हैं तो उस पर बैरियर आपने लगा दिया, या ऐसा ही जब आपने इंपोर्ट पे मतलब वो करना है, इंपोर्ट को रोकना है, तो इस तरीके से आप बोल दो कि भैया आप जो वो इंपोर्ट अगर आपको करना है, इंपोर्ट पे आपको बैरियर लगाना है, तो आप बोल दो कि भैया इतना अमाउंट जो आप हमारे यहाँ डिपॉजिट कर दो सेंट्रल बैंक में इन दी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो आप जो है वो हम आपके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, मतलब जो पेड शुड बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड। तो मतलब आप बोल दो कि भैया आपने 30,000 का सामान भेजा हमारे यहाँ, 30,000 की सिक्योरिटी जो वो हमारे यहाँ रखवा दो। तो एक तरीका है ये आपका जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने का, ताकि हम उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें हमारी और भी इसमें आती हैं, जैसे हमारा प्रोडक्ट टेस्टिंग है। हमारा
प्रोडक्ट टेस्टिंग में आपको बोल दिया कि भाई जैसे स्टैंडर्ड और लेबलिंग वगैरह को लेके आपको बोल दिया कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है इसी टेस्टिंग मतलब ये टेस्टिंग करेंगे, अगर प्रोडक्ट आपका सक्सेसफुल रहता है तो हम आपको जो प्रोडक्ट को एंटर करेंगे, अगर प्रोडक्ट आपका कहीं पर भी फेलियर हो जाता है तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। लोकल रिक्वायरमेंट मतलब इसमें कई बार हम ये कह देते हैं कि भाई आपका जो लोकल रिक्वायरमेंट है उसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारा यहीं से जाना चाहिए, मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल है वो आप हमारा यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी हम आपसे जो वो इंपोर्ट करेंगे। तो मतलब हमारा एक्सपोर्ट का भी इंतजाम हो गया और हमारा इंपोर्ट का भी इंतजाम हो गया। ठीक है। तो कई बार हम इस तरीके से कह देते हैं कि मतलब हम जो वो कि ठीक है हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारा इंपोर्ट का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम शुगर तो इंपोर्ट कर लेंगे लेकिन शुगर केन हमारे यहाँ का ही होना चाहिए। ठीक है। करेंसी कंट्रोल में आपका ये रहता है कि मतलब आपको जो करेंसी है उसकी वैल्यूज और डिवैल्यूएशन का मतलब चक्कर रहता है यहाँ पे कि करेंसीज का जो होल्डिंग आपकी हो जाती है, करेंसी जो मार्केट में सप्लाई नहीं होती है, ताकि जब करेंसी नहीं होगी तो पेमेंट कैसे करेंगे, जब पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारे पास जो इंपोर्ट भी आपका नहीं हो पाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन डिले का मतलब होता है आपका जो पेपर वर्क होता है उसमें डिले आपका होता है, पेपर वर्क डिले। ठीक है। तो यहां पर आपका क्या करोगे, आपका जो भी पेपर वर्क है उसको डिले कर दिया जाएगा। जो जो काम आपका 2 दिन में होना था वो आपका 5 दिन या 6 दिन में आपका होगा। जब आपको लगेगा कि भाई ज़्यादा डिले हो रहा है तो ऐसी कंट्री में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो नहीं करोगे। जो सामान है कई बार आपको क्या होता है बहुत नुकसान हो जाता है आपका। जो पेपर वर्क है कि आपका ओरिजिनल है, फोटोकॉपी नहीं है, फोटोकॉपी लेकर आओ, फोटोकॉपी है ओरिजिनल नहीं है तो आप ओरिजिनल लेकर आओ, इसका ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, उसका वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ, आपकी फाइल पूरी नहीं है, आप में ये लिस्ट नहीं है वो लिस्ट नहीं है। तो कई बार इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि भाई यहाँ पर हमने 2 चीज़ें पढ़ी। ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी कि हमारा जो है वो टैरिफ बैरियर आपके क्या होते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, टैरिफ बैरियर के कौन कौन से टाइप होते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर के कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है। तो टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस। ठीक है। टैक्सेस की हमारी कौन कौन सी फॉर्म होती है, हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, ट्रांजिट ड्यूटीज़। इसके अलावा हमारी कुछ और होती हैं, स्पेसिफिक ड्यूटी, एडवोलेंट ड्यूटी, कंपाउंड ड्यूटीज़। ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी। और नॉन टैरिफ बैरियर में आपका जो वो ये जो है असिस्टिव और प्रोटेक्टिव इस तरीके की चीज़ें, एम्बार्गोस। ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हमने बैरियर्स जो वो हमने पढ़े। सो इसके बाद की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी डंपिंग और उसके मेजर्स के ऊपर। इसमें हमारी डंपिंग क्या होती है, कंट्री डंपिंग क्यों करती है और क्या क्या रीज़न होते हैं, उसके डंपिंग के टाइप्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो हम लोग जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो तब तक आप लोग जो है वो डंपिंग और एंटी डंपिंग इसके जो टाइप्स हैं वो लोग ज़रा एक बार आप पढ़ के रखें, ताकि हम जब आपके साथ में डिस्कशन करें तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, वो हम लोग जो वो सॉर्ट आउट कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइस।